हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश यानी वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक त्रिविमीय निर्देशांक तल ले लेता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स अक्ष आपके हो जाएंगे ये, फिर इनको दर्शा देता हूँ एक्स वाई और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा Z। ये आपका मूल बिंदु हो गया, इसे मैं O से शुरू कर देता हूँ। मैं यहाँ आकाश में दो बिंदु लेता हूँ, एक लेता हूँ P और दूसरा लेता हूँ यहाँ पर Q। दोनों के निर्देशांक हमारे पास दिए गए हैं, x1 y1 z1 इसका निर्देशांक है P क्या, और ये Q का हो जाता है x2 y2 z2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ये वेक्टर PQ हो जाएगा आपका। तो इसका परिमाण क्या होगा जब ये आपके पास दो बिंदु ज्ञात हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चूंकि आपका O हमने मूल बिंदु माना है, माना O मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। अच्छा, और उसके बाद ये दो बिंदु आकाश में स्थित है ना, मूल बिंदु है। और उसके बाद लिख देते हैं कि दो बिंदु P जिसका निर्देशांक है x1 y1 z1। ठीक है, x1 y1 z1 तथा Q जिसका निर्देशांक है x2 y2 z2 जिसका निर्देशांक है x3 y2 z2 आकाश में स्थित है, आकाश में स्थित है। यह दोनों बिंदु कहाँ स्थित है, आकाश में स्थित है, स्पेस में कहीं स्थित है। चलिए, अच्छा अगर मैं स्थिति सदिश की बात करूं, ये दोनों बिंदुओं की स्थिति सदिश की यानी पोजीशन वेक्टर की, तो हम उसका लिख सकते हैं स्थिति सदिश जो होगा, स्थिति सदिश जो होगा कौन कौन सा हो जाएगा, एक वेक्टर OP हो जाएगा और दूसरा आपका वेक्टर OQ हो जाएगा। ठीक है, इनको मिला देते हैं समझने के लिए। एक स्थिति सदिश वेक्टर OP हो जाएगा और दूसरा आपका OQ हो जाएगा। ठीक है, तो OP का स्थिति सदिश क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। उसी तरह से OQ के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये दो सदिश, ये OP और OQ है। ठीक है, तो अगर मैं योग के नियम के आधार पर देखूं, है ना, सदिशों के लिए त्रिभुज के योग का नियम था ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि OP वेक्टर प्लस में PQ वेक्टर, वेक्टर PQ बराबर में वेक्टर OQ हो जाएगा। देख लो, OP और PQ का सम इसके बराबर हो जाएगा। कह सकते हैं त्रिभुज के योग के नियम से, त्रिभुज के योग के नियम से, ये जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ये OP को उधर ले जाते हैं तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो OQ वेक्टर में से OP वेक्टर घटाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यानी PQ का स्थिति सदिश क्या आ जाएगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे, समझ रहे ना, x2i प्लस y2j प्लस z2k कैप में से घटा देना होगा, माइनस करना होगा x1i कैप प्लस y1j कैप और प्लस में z1k कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसको घटाते हैं, वेक्टर PQ बराबर में यहाँ से हो जाएगा, देखो माइनस करेंगे, इसमें से इसको आई कैप कॉमन हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 एक स्टेप मैंने छोड़ दिया आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस आपका हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो ये आपका PQ वेक्टर आ गया, यानी कि दो बिंदु दिए गए होंगे और दोनों बिंदुओं का स्थिति सदिश निकालना होगा। तो आपको करना क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए पहला बिंदु P है और दूसरा Q है, तो अगर उनका हमें वेक्टर निकालना होगा, PQ का है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा बन रहा है, रेखाखंड बन रहा है, इसका स्थिति सदिश इसका सदिश निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों के यहाँ पे देख लीजिए, x2 में से x1 को घटाएंगे और आई कैप देंगे, प्लस इसके y वाले नियामक में से इसके y वाले नियामक को घटाकर j कैप देंगे, प्लस इसके z वाले नियामक में से इसके z वाले नियामक को घटा के k कैप देंगे। यानी कि जैसे अगर मान लो PQ रह रहा है तो Q वाले में से P को घटा के लिखना होगा। अगर यहाँ पे QP दे देता तो ये इसमें से इसको घटाते, यानी कि पोजीशन वेक्टर में आपको यहाँ देना होगा, यहाँ पे जो आपके
P और Q कह रहा है, पहले P है बाद में Q है, तो Q वाले निर्देशांक में से P वाले निर्देशांक को घटाना होगा और IJK लगा देना होगा। तो यहाँ पे जो ये x2 माइनस 1, y2 माइनस 1 और z2 माइनस 1 देख रहे हैं, सॉरी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस जो z1 देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे। दिक् अनुपात कहलाता है। दिक् अनुपात मैंने बताया था ना जी, ठीक है। तो ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये क्या है? आपके दिक् अनुपात कहलाएंगे। वेक्टर PQ के, है ना, ये जो वेक्टर PQ है इसका दिक् अनुपात कहलाएगा। अच्छा, अगर बात करें दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, यानी कि दिक् कोज्याय की बात करें, तो दिक् कोज्याय क्या होगा? तो हम लोग अगर बात करें दिक् कोज्याय की, दिक् कोज्याय यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की, तो हमें क्या करना होगा? इसमें इनके मैग्नीट्यूड से भाग देना होगा, यानी कि PQ से भाग देना होगा। अरे P से Q की लंबाई जो होगी PQ, या आप PQ लिखिए या PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं या PQ भी लिख सकते हैं। तो इसी में भाग करने से जो प्राप्त होगा वो आपका इसका दिक् कोज्याय हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 बटा में PQ। मैग्नीट्यूड से दिक् अनुपात में जब भाग लग जाता है ना जी, परिमाण से, तो आपका दिक् कोज्याय हो जाती है, डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। समझ गए ना? और जाहिर सी बात है, हम लोग दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबाई अगर निकालना होगा, हम लोग पढ़े हैं दूरी सूत्र से, क्या होता है जी? रूट अंडर। ऐसे हम लोग फॉर्म इसमें भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बता देते आपको ये कैसे निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमने प्रूव किया था क्लास 11 में, हमने प्रूव किया ना जी। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा चुके हैं और पढ़े भी हैं, क्लास 11 में प्रूव भी किया है। जिनको दिक्कत होगी क्लास 11 में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th में भी था, लेकिन वो द्विविमीय ज्यामिति था, ठीक है। इसमें दो ही होता होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये z वाला नहीं था, ठीक है। तो क्लास 10 में भी हमने प्रूव किया है दो द्विविमीय ज्यामिति के अंदर, और त्रिविमीय में हमने क्लास 11th में भी प्रूव करा है, ठीक है। तो सिंपल अगर इस तरह से निकालते तो यहाँ जो आएंगे वो आपके दिक् अनुपात होंगे। और क्या करेंगे? अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो बन रही है वहां से जो सदिश प्राप्त हो रहा है, उस सदिश का आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये हम लोग फॉर्मूला अपना सकते हैं, और मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और हमारे पास जब दिक् अनुपात रहेगा उसमें से भाग कर देंगे तो हमें दिक् कोज्याय भी प्राप्त हो जाएंगे। समझ गए? चलिए अब बात करते हैं सदिश के दिक् कोज्याय, यानी किसी सदिश के लिए उसकी दिक् कोज्याय किस तरह से हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए उसके लिए मैं यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ, है ना। त्रिविमीय एक तल ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे। ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यहाँ ये y हो जाएगा और ये आपका z अक्ष हो जाएगा। मैं आकाश में एक बिंदु P ले लेता हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ एक सदिश हो जाएगा, स्थिति सदिश होगा OP। चलिए ये आपका OP एक वेक्टर है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं, माना वेक्टर OP, है ना, OX यानी कि x अक्ष की बात हो रही है, OY तथा OZ से के साथ, ऐसे कर देते हैं, के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाता है, अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह अल्फा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वह बीटा है, और इसके साथ जो कोण बन रहा है वह क्या है? गामा है, ठीक है। समझ रहे ना बात को? मैं यहाँ P का निर्देशांक ले लेता हूँ x y z, ठीक है, x y z, और इसे एक सदिश वेक्टर R मान लेता हूँ। यहाँ पर वेक्टर OP जो है किसके बराबर है? वेक्टर R के बराबर, तथा R का निर्देशांक, सॉरी बिंदु P का निर्देशांक, तथा P का निर्देशांक जो है, P का निर्देशांक वह क्या है? x y z, ठीक है। इस बिंदु P का निर्देशांक x y z है। समझ रहे ना बात को? चलिए अब आगे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं OP की लंबाई की बात करूं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करूंगा, तो वह किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर, या मैग्नीट्यूड ऑफ R के बराबर। इस तरह से दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि मैंने इसे वेक्टर R लिया है।
चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि इसका लंबाई जो होगा, ये सदिश तो वेक्टर आर है, लेकिन अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वह लंबाई क्या है आपकी आर है। ठीक है, चलिए अब आपको पता है अगर मैं यहाँ से इस अक्ष पे लंब खींच दूं, वाई अक्ष पे लंब खींचूं, देखो अगर मैं वाई अक्ष पे यहाँ पे लंब खींचता हूँ तो PON एक त्रिभुज बनेगा। तो इसका यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, वाई नियामक हो जाएगा ना जी, वाई नियामक होगा, यानी कि यह आपका वाई हो जाएगा और यह आपका आर आपको पहले ही पता है, OP बराबर हमने आर लिया है। और बात करें यहाँ पे इस एंगल की, तो यह एंगल और इन दोनों का अनुपात कॉस में बराबर हो जाएगा किसके, तो देखते हैं, हम लोग जानते हैं कॉस बीटा बराबर, अगर लिखे यहाँ पर कॉस बीटा बराबर, तो आधार और बट्टा में कर्ण हो जाएगा ना जी, यानी कि आपका हो जाएगा y और बट्टा में r। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, r cos बीटा, r cos बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं एक P बिंदु से x अक्ष पे भी लंब खींच सकता हूँ। ठीक है, P बिंदु से x अक्ष पे भी लंब खींच सकता हूँ। एक्चुअल में फिर वो होगा कैसा, यहाँ समझ लीजिए, थोड़ा साइड में यहाँ पे मैं रफली फिगर बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये त्रिविमीय ज्यामिति है, आपको इस पर लंब खींचूंगा तो आपका होगा कि सर लंब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक्चुअल में ये आपका O है, यह बिंदु P है और ये इसी को आगे बढ़ा दूंगा तो ये x अक्ष वाले को दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिंदु M ले लेता हूँ, समझे ना बात को। मैं यहाँ से इस पे ऐसे खींचूंगा ना तो एक्चुअल में वो उस पे लंब होगा, त्रिविमीय ज्यामिति है, तो x अक्ष पे भी ये लंब होगा और y अक्ष पे भी लंब होगा और z अक्ष पे भी लंब खींचेंगे तो यहाँ से भी वो लंब जाएगा। ठीक है, x अक्ष पे आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर त्रिविमीय दीवार का कोना है, समझो यहाँ पे दीवार का एक कोना है और ये बाहर कहीं आकाश में आपके रूम में कहीं पे ये बिंदु है, और वहां से जब सीधे लंब गिराएंगे तो वो x अक्ष पे भी जाएगा, y अक्ष पे भी जाएगा और z अक्ष पे भी लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कोण है, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई आपकी x होगी और ये आपका r होगा। तो यहाँ पे मैं अगर cos अल्फा लगाता हूँ तो हो जाएगा x और बटा में x बटा में आपका क्या होगा r, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x का मान r cos अल्फा। ठीक है, r cos अल्फा, समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इस पे लंब खींचूंगा तो यहाँ से आ जाएगा cos गामा बराबर में z बटा में r, यानी कि z बराबर में हो जाएगा r cos गामा, r cos गामा, z बराबर r cos गामा। तो चूंकि बिंदु आपका P है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं स्थिति सदिश की बात करूंगा, पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा, तो स्थिति सदिश जो होगा, स्थिति सदिश होगा वेक्टर r बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, यही ना होगा जी। चलिए अगर मैं x के जगह पर यह वैल्यू, y की जगह यह वैल्यू और z की जगह यह वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर में r cos अल्फा वेक्टर i या i कैप, यहाँ हो जाएगा r cos बीटा और इंटू में j कैप प्लस r cos गामा इंटू में आपका क्या हो जाएगा k कैप। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक चीज पहले पढ़े हुए हैं कि हम लोग ये जो आपका दिक को जाए हैं, यानी कि cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है, तो इसे हम लोग LMN से सूचित करते थे, शुरू में मैंने बताया था। इसको M से cos बीटा को और N से cos गामा को। तो यहाँ से वेक्टर R बराबर में अगर मैं यहाँ पे R कॉमन कर दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसकी जगह पे मैं L लिख सकता हूँ, L I कैप M J कैप और प्लस में N K कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। चलिए इसको भाग में लेते हैं, तो वेक्टर R और बटा में R का मैग्नीट्यूड बराबर में हो जाएगा L I कैप M J कैप और N K कैप। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब किसी सदिश में उसके मैग्नीट्यूड से भाग होता है तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो वेक्टर R कैप हो जाएगा, यहाँ पर R कैप बराबर हो जाएगा L I कैप M J कैप और प्लस में N K कैप, समझ रहे ना। यानी कि अगर बात करें वेक्टर R की दिक को ज्याएं की, वेक्टर R की दिक को ज्याएं क्या होंगी, दिक को ज्याएं की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर R है, यूनिट वेक्टर R जो है, यूनिट वेक्टर R के
यूनिट वेक्टर आर के आई कैप, जे कैप तथा के कैप के गुणांक होंगे। यानी वेक्टर आर का जो दिक्कोजय होगा वो यूनिट वेक्टर आर के आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे, यानी एल एम एन। समझ में आया? यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए किसी सदिश का दिक्कोजय ज्ञात करना हो तो सबसे पहले उस सदिश का हमें इकाई सदिश निकालना होगा। तो अगर मान लीजिए वेक्टर आर का इकाई सदिश निकालना है तो हमें क्या करना होगा, तो वेक्टर आर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे, या ऐसे भी लिखते हैं 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू में वेक्टर आर। तो गुना ऐसे हम लोग भाग कर देंगे वेक्टर आर में, उसके मैग्नीट्यूड से जब भाग कर देंगे तो उसका इकाई सदिश निकल जाएगा, और इकाई सदिश जो प्राप्त होगा और इकाई सदिश के जो आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक होंगे वही आपका दिक्कोजय कहलाएगा। यानी कि अगर आप यूनिट वेक्टर कोई निकाल देते हैं तो वहां पे आई जे के जो गुणांक होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके दिक्कोजय कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? अच्छा, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, कोई बिंदु दे देगा है ना, और उसका पोजीशन वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश, और वहां से मैंने है ना उसका दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश हमने देखा था, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश देखा था, अभी देखा था, शुरू में ही मैंने बताया था। तो वहां पे मैंने एक बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड का है ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड की लंबाई यानी कि उसका परिमाण कैसे ज्ञात किया था वो मैंने बताया था ना। तो अगर मुझे ये ओ बिंदु जो देख रहे हैं मूल बिंदु है तो इसका निर्देशांक 0 0 0 हो जाएगा, और इसका निर्देशांक हमारे पास दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई यानी कि ओपी निकालना है या आर का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल हो जाएगा, वही रूट अंडर x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर तो y स्क्वायर, और प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर यानी z स्क्वायर। तो सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर किसी बाह्य बिंदु से कोई बिंदु दी गई हो, आकाश में कोई बिंदु दी गई हो और उसके पोजीशन वेक्टर का हमें परिमाण निकालना होगा तो सिंपली रूट अंडर उसके x y z का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और बीच में प्लस लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसमें इसकी दिक्कोजय में संबंध क्या है, इनके दिक्कोजय में संबंध क्या है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक निर्देशांक तल लेता हूँ, ठीक है, त्रिविमीय निर्देशांक तल लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष हो जाएगा, और फिर मैं इसको समझाता हूँ कि इनके दिक्कोजय में क्या संबंध है, x y z। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ बाहर जिसका P नाम है और जिसका निर्देशांक x y z मान लेता हूँ, x y z मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा, स्थिति सदिश की बात करूंगा, तो यहाँ पे इसका स्थिति सदिश वेक्टर OP हो जाएगा, या इसे मैं वेक्टर R मान लेता हूँ। चलिए, तो मान लेते हैं कि माना वेक्टर OP OX OY तथा OZ के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इसके साथ ये अल्फा कोण बनाता है, यहाँ पर बीटा कोण बनाता है और यहाँ पर गामा कोण बनाता है, ठीक है, गामा कोण बनाता है, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए, मैंने अभी आपको ओपी का मैग्नीट्यूड यानी आर का मान निकालने के लिए बताया था, क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी बताया था। मैं यहाँ वर्ग कर दूं तो आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। चलिए, अब इसके बाद देखिए, मैंने अभी जब शुरू में अभी आपको जब पढ़ा रहा था तो यहाँ से मैंने एक लंब खींचा था,
जो लंब खींचा था पिछले प्रूफ में, यहाँ पे मैंने एम एन कुछ भी दे देते हैं, चलिए एन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वाई होगी ना, वाई होगी, यहाँ देख रहे ना एक्स वाई जेड इसका नियमक है, तो यहाँ ये वाई हो जाएगी, और यह ओपी जो है आपका आर होगा, ठीक है, ओपी बराबर में आर होगा। तो मैं यहाँ कॉस बीटा की बात करूंगा तो वाई बटा में आर हो जाएगा, यानी कि वाई बराबर में हो जाएगा आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए उसी प्रकार से कॉस अल्फा बराबर में क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर में हो जाएगा एक्स बटा आर, अभी आपको मैंने समझाया था शुरू में ही, एक्स बराबर में हो जाएगा आर कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस गामा बराबर में हो जाएगा एक्स बटा में सॉरी जेड बटा में आर, जेड बटा में आर, तो यहां से आ जाएगा जेड बराबर में आर कॉस गामा, यही ना हो जाएगा। चूंकि अभी हमने देखा है, पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा भी है कि एल को हम लोग कॉस अल्फा मानते हैं, एम को कॉस बीटा लेते हैं और एन को कॉस गामा लेते हैं, और यही आपकी क्या होती है, दिक् कोजाएं होती है ना जी, दिक् कोजाएं होती है। इसलिए यहां से x बराबर में क्या हो जाएगा एल आर, y बराबर में एम आर, और z बराबर में आ जाओ एन आर, यही ना हो जाएगा आपका एन आर हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। और चूंकि हम लोग पहले देख चुके हैं, ऊपर देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर, तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एल आर का होल स्क्वायर प्लस में एम आर का होल स्क्वायर प्लस में एन आर का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, ये जाएगा भाग में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा ना, तो मैं सीधे लिख दूंगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में 1, ये जाकर उधर भाग में किया। यानी कि यहाँ क्या देख रहा है कि दिक् कोजाएं के वर्गों का योगफल क्या होता है, इकाई होता है। लिख सकते हैं कि दिक् कोजाओं के या दिक् कोजाएं के वर्गों का योगफल इकाई यानी कि 1 होता है, ठीक है, वर्गों का योगफल क्या होता है, 1 होता है, इकाई होता है, समझ गए। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग और चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे विभाजन के लिए, ठीक है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन से रिलेटेड एक सूत्र है उसको साबित करेंगे, और उसके बाद आपका हम लोग सीधे एक्सरसाइज में जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsar.in, और इस पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को, उनके सॉल्यूशन को, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।